एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आइए इस प्रैक्टिस की श्रृंखला में ध्यान दीजिए। आज का पहला प्रश्न आपको बताना चाहेंगे कि यह प्रश्नोत्तरी जो है यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो ध्यान से देखिए कि 2011 में कैसा प्रश्न आया था और हम कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। क्रम से 2010 से 2024 तक की प्रश्नोत्तरी हम प्लेलिस्ट में लगा देंगे। धीरे धीरे यह श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जून 2024 तक, जब तक नेट का परीक्षा होगा, हम सारी प्रश्नोत्तरी कर चुके होंगे। आइए आज का पहला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो सरहप्पा, पुष्पदंत, साली, भद्रशूरी, स्वयंभू। आप सभी को पता है, इजी प्रश्न है। सरहपाद को राहुल संकृत्यायन ने पहला कवि मांगा है। अब आप याद रखेंगे, सरहप्पा 8वीं सदी के कवि हैं। कब के हैं? तो 8वीं सदी के कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि इनको माना जाता है, यह सर्वमान्य मत है। सरहप्पा को सरोज वज्र और राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनकी दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे है दोहा कोश, चर्या गीत। यह इनकी जो है कि बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अब आ गए आपके पुष्पदंत। चलिए देखिए, आप सभी जो है एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। आप देखिए पुष्पदंत। तो पुष्पदंत जो है यह 10वीं सदी के कवि है। कब के हैं? तो 10वीं सदी के। इनकी रचना है जो है कि शिव सिंह सेंगर। क्या है? तो शिव सिंह सेंगर। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माने हैं। कौन से कवि माने हैं? तो प्रथम कवि। ये आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे शालिभद्रशूरी। शालिभद्रशूरी को सभी को पता है कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू आ गए। स्वयंभू को किसने माना है? तो आप सभी को पता है, राम कुमार वर्मा ने। अब याद रखेंगे, स्वयंभू का जो समय है वह है 783 ईस्वी। इसीलिए जब आप देखेंगे हिंदी साहित्य के लेखक में, तो साहित्य रचना में तो प्रथम कवि और समय अलग अलग आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। अब आपको बताना है कि कौन सी बोली नहीं है पश्चिमी हिंदी की। तो ध्यान रखेंगे, अवधी क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए, बी, सी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC के नाम से आप नोट कर लीजिएगा। यह कैसी कौन सी बोली है? तो पूर्वी बोली है। किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है। प्रश्न पूछा है नहीं है, तो आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष यहाँ पे तीसरा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। सबको पता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल है। अनुच्छेद 344 से लेके 351 तक, ये आप सबको पता है, हिंदी का कोई भी विद्यार्थी होगा सबको पता होगा। कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22। अब पूछा जा रहा है कि जो है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं। अब आप याद रखिएगा, जब तक आपको 22 भाषा नहीं पता होगा तब तक इस प्रश्न का आंसर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखेंगे, बोडो भी है, मैथिली भी है, डोंगरी भी है। ये भोजपुरी नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो एक नज़र आप सुन लीजिए। असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिसी, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। यह टोटल रही 22 भाषाएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आज का चौथा प्रश्न, बिहारी उपवर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। अब बिहारी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, ये प्रश्न है। इजी प्रश्न है, आप कई बार देखे होंगे। तो ये बुंदेली नहीं आती है। किस में नहीं आती? तो बिहारी के अंदर। बाकी ये मैथिली आती है, मगही, भोजपुरी, ये तीनों आती हैं। और आप देखेंगे इन तीनों के रचनाकार भी मिलते हैं। मगही, मैथिली ये विद्यापति की भाषा है। भोजपुरी में बहुत सारे अब राइटर हैं जिसे आपने पढ़ रखा होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप, पांचवा प्रश्न है, लिखित में से अस्य छाप का कवि नहीं है। तो मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। मलुकदास नहीं है। आपने मलुकदास की एक पंक्ति बहुत अच्छे तरीके से सुनी होगी। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शन सही है। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य लिए थे और अपने 4 किसकी स्थापना की थी? तो
अष्टछाप की कब की थी? यह प्रश्न टीजीटी 2021 में पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा 1565 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब आप याद रखेंगे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास थे। विठलनाथ के शिष्य थे गोविंद दास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नेक्स्ट प्रश्न आज का 6 नंबर का है, तो इन्हें आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कल्पतरु, काव्य निर्णय। तो रसराज किसकी है? तो ये सबको पता है कि रसराज किसकी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चिंतामणि की है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। थोड़ा सा प्रश्न आपको घुमाया गया है। देखेंगे कवि कल्पतरु इनकी नहीं है, तो कैसे नहीं है इसे समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चिंतामणि की रचना है कवि कल्पतरु। ये रसराज किसकी है? तो आप देखेंगे मतीराम की है। काव्य निर्णय किसकी? भिखारी दास। कभी कभी भिखारी क्या करते हैं? निर्णय करने का कार्य करते हैं, ऐसे आपको रिलेट कर लीजिए। अलंकार प्रकाश किसकी है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो मुरलीधर भूषण की रचना है। अब आएंगे अगला प्रश्न, देखिएगा ये रहा 7 नंबर का प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णन दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। 7 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसे नोट कर लीजिए, जैसे कुसुमांजलि हुई, कृषक क्रंदन हुआ, राष्ट्रीय वीड़ा हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे दिए हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो यह भारतीय हिंदू मंडल के कवि हैं, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं आप राधा कृष्णदास, ये भी भारतीय हिंदू युग के कवि हैं। और जसवंत सिंह भी कब के हैं? तो रीतिकाल के रीतिबद्ध परंपरा के यह कवि हैं जसवंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 8 नंबर का है, जो आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन। आपको बताना है प्रगतिवादी नहीं है। प्रश्न का नेचर देखिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रगतिवादी नहीं है। बाकी तीनों कवि हैं, केदार, त्रिलोचन और शिव से मंगल सिंह सुमन। आप पूछा जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र कैसे कवि? तो ये दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनको बताया जाता है कि गांधीवादी विचारधारा के थे। इनकी भाषा जो थी बिल्कुल अभिव्यक्ति, इनकी भाषा की जो अभिव्यक्ति थी बिल्कुल लोक जीवन का प्रकट प्रभाव स्पष्ट का लक्षित करती थी, लोगों से जुड़ती थी इनकी भाषा। इनकी जो एक कृति है देखेंगे आप, तो वह है गीत फरोश, जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में इन्होंने किया था। या कालजयी 1980 में, बुनी हुई रस्सी आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर का है, जो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? अज्ञे की, नागार्जुन की, राम कुमार वर्मा की, तो शमशेर बहादुर की। 9 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तो अज्ञे जी की ही पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। यह 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अब एक बहुत पंक्ति बार बार पूछी जाती है नागार्जुन की, घुन खाए सह तीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाजे। ठीक, राम कुमार वर्मा की एक पंक्ति आप बहुत बार सुनते होंगे, तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, मौन तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। एक शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति आती है, चिकनी चांदी सी माटी वह देह धूप में गीली लेटी है हस्ती सी। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट छोड़िएगा यदि कोई कमी आपको दिख रही हो तो। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सरस्वत दयाल सक्सेना की नहीं है? तो ऐसे नकारात्मक यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उन्हें क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। तो आपको बताना है 10 नंबर के प्रश्न में, आप देखिए सरस्वत दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, तो आत्महत्या के विरुद्ध यह किसकी है? तो रघुवीर सहाय की। बाकी काठ की घुंडियाँ, कुआओं नदी, लिपटा रजाई, हो सकता है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो याद रखिएगा कि यह तीनों रचनाएं किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक, सक्सेना जी की कुछ और रचनाएं आप याद रखिएगा, जिसमें आप देखेंगे काठ की घंटियाँ, तो आप देख रहे हैं इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1959 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे कुआओं नदी, इसका प्रकाशन 1973 में हुआ है। आगे देखिए खूटियों पर टंगे
लोग, जिसका प्रकाशन 1982 में हुआ है। तो ये सब आप थोड़ा सा याद देखिए कि गर्म हवा भी हो सकता है आपको नया दिख रहा हो, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। कौन सा प्रश्न देखें तो 11 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नरेंद्र मोहनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुम कुमारी, कौन सा नहीं है 11 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए कि भाग्यवती किसका है, तो यह श्रद्धाराम फैलोरी द्वारा लिखित यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। तो आपको पता है निर्मल वर्मा ग्रामीण चेतना के नहीं हैं। यह माने जाते हैं किसके, तो यह शहरी और मध्यम वर्ग का जीवन जो भी इन्होंने चित्रण किया कहानियों में, जैसे लतिका जो इनकी कहानी है जो है कि परिंदे, तो इसमें आप देखेंगे तो इनकी जो रचना है वो शहरी जीवन को उठाई है और जिसमें निराशा हो, त्रास हो, सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। चैनल पे परिंदे कहानी है, आप एक बार जाके ज़रूर पढ़िएगा। आप देखिए मार्कंडे जी और ये सभी तीनों कहाँ के हैं, ग्रामीण चेतना के कवि हैं। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताना है आपको। अमिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, काशी प्रसाद जायसवाल। 13 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो इंदु पत्रिका का जो प्रकाशक है, संपादक है, वो है अंबिका प्रसाद गुप्त जी। अब आपसे प्रश्न बनेगा इंदु का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो एक चीज़ आप याद रखेंगे 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो गुलेरी का एक पत्रिका पूछी जाती है जिसका नाम है समालोचना। क्या है? समालोचना। इसका प्रकाशन वर्ष जो शुरू हुआ था प्रकाशन तो 1902 में शुरू हुआ था। आगे देखेंगे आप काशी प्रसाद जायसवाल जी हैं। इनकी एक पत्रिका है पाटलिपुत्र, याद रखिएगा पाटलिपुत्र है, और जिसका जिसका ये जो है कि प्रकाशन कर रहे थे 1954 में। अर्धवार्षिक पत्रिका है इनकी काशी जी की। जो पाटली है इनकी जो पत्रिका उस वो कैसी है, तो यह मासिक है। ठीक है। अब आप देखेंगे जगदीश गुप्त जी की, तो इनकी जो है वो अर्धवार्षिक है, इलाहाबाद से निकलती थी। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे आप अगला प्रश्न 14 नंबर का आपके स्क्रीन पे है। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है, तो यहाँ पे आपको बताना है। देखेंगे आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पे है, तो शरत चंद्र के जीवन पे है। हिंदी की अगर 50 परीक्षाएं हो रही हैं तो हमें लगता है 45 परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है 14 नंबर का। याद रखिएगा। अब कब इनका प्रकाशन हो रहा था, तो आप याद रखेंगे आवारा मसीहा का प्रकाशन जो हुआ था 1974 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1974 में है, नोट कर लीजिएगा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया। हाँ, यूपीएचएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि आवारा मसीहा को लिखने में शरत चंद्र का जो जीवन इसमें दिखाया गया है, विष्णु प्रभाकर को कितने वर्ष लगे थे, तो नोट कर लीजिए 14 वर्ष लगे थे आवारा मसीहा को लिखने में, जो शरत चंद्र के जीवन पे है। इसकी रचना विष्णु प्रभाकर ने की थी 1974 में, पूरे 14 साल लगे थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 15 नंबर का। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। अग्निलीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, एक कंठ बिस्पाई। 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की यह जो है कि रचना है कौन सी, तो परशुराम की प्रतिज्ञा। यह कैसी है, तो आप याद रखेंगे कि यह जो है नाट्य काव्य नहीं है। बाकी अग्निलीक है, अंधा युग है और एक कंठ बिस्पाई है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अग्निलीक को आप याद रखेंगे तो इसका प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में। कब हुआ था? 1976 में। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अंधा युग सबको पता है धर्मवीर भारती के है, इसका प्रकाशन 1955 में हुआ था। और आप देखेंगे महाभारत के 18वें दिन का इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 16 नंबर का है जो आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास पूछा जा रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। 16 नंबर का प्रश्न इजी है, तो वृत्त और विकास। हाँ, एक प्रश्न अब बनेगा कि यह किसकी है, तो किसका है, तो ये बताइए। तो यह है शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है। क्या है? निबंध है। याद रखेंगे शांति प्रिय द्विवेदी शुक्ल युगीन
जो है शुक्ल युग के निबंधकार थे। प्रमुख निबंधकारों में से इनका स्थान आता है। इनके कुछ निबंध है देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कवि और काव्य, साहित्यिक, जीवन यात्रा, संचारणी, बार बार पूछे जाने वाला है संचारणी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आज का 17 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बता है। नगेंद्र, नंदलाल वाजपेयी, कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा। 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यह है रामविलास शर्मा जी। इनकी रचना है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। अब इसका प्रकाशन वर्ष जो हुआ है वह 1954 ईस्वी में हुआ है। कब है? तो 1954 में। रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी आलोचक हैं। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इनकी कुछ आलोचक कृतियां हैं, जैसे देखेंगे प्रेमचंद, प्रकृति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन का साहित्य। ये कुछ इनकी जो है कि आलोचनात्मक रचनाएं हैं रामविलास शर्मा जी की। अब हम देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा 18 नंबर का प्रश्न। रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? मम्मट का, पंडित राज जगन्नाथ का, विश्वनाथ का, क्षेमेंद्र का। तो 18 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे किसकी रचना है, तो पंडित जगन्नाथ की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही हुआ। मम्मट की जो रचना है बहुत बार पूछी जाती है, काव्य प्रकाश है। मम्मट 11वीं सदी के लेखक हैं, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे विश्वनाथ जी कब के हैं? तो यह 14वीं के हैं। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। साहित्य दर्पण इनकी प्रमुख रचना है। क्षेमेंद्र को तो आप सभी जानते हैं, इनका है दशावतार चरित एक रचना है। यह 11वीं सदी के हैं। कब के हैं? 11वीं सदी के हैं। आइए आगे देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न। इनमें से कौन रससूत्र के व्याख्याता नहीं है? तो श्री शंकुक जी भी हैं, भट्टलोल्लट हैं, अभिनव गुप्त हैं, वामन नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखेंगे शंकुक का क्या है, अनुभूतिवाद है, सबको पता है। अब देखेंगे भट्टलोल्लट का, तो यहाँ पे देखेंगे उत्पत्तिवाद है, इसी का दूसरा नाम आरोपवाद है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ये रहा, देखिए 20 नंबर का प्रश्न। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आई रिचर्ड का, मैथ्यू अर्नाल्ड का, लुकाच का, क्रोचे का। क्रिटिसिज्म 20 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। तो ये है आई रिचर्ड का। किसका है? तो आइए रिचर्ड का आप देखेंगे इनका जन्म जो हुआ है वह 1893। इनका जन्मक्रम भी पूछा जाता है 1893। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो होनी थी 1979 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यूजीसी के चहेते कुछ प्रश्न हैं, जिसमें आप देखेंगे यही सब प्रश्न आपको परीक्षा से बाहर कर देते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। अब इजी प्रश्न है तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाइएगा। जहाँ पे लगेगा कि नहीं हमें नहीं आता है उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखेंगे इस प्रश्न में, तो सबसे पहले कौन सी रचना आएगी ये बताना है। तो प्री प्रवास सबसे पहले ये नीचे से देखें, कमानी 1936 में है। और कुरुक्षेत्र कब का है? तो कुरुक्षेत्र सबको पता है 1946 का है। कब का है? तो 1946 का। अब बचा साकेत का प्रकाशन कब हुआ है? तो यह 1931 ईस्वी में हुआ है। कब है? तो 1931 में। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहे हैं प्री प्रवास सबसे पहले आएगा, जिसका प्रकाशन हुआ है 1914 में। कब हुआ है? 1914 में। तो ए ऑप्शन सही हुआ ना। साकेत 31 में हो गया और 35 में कामायनी हो गई। कहीं कहीं कामायनी को 36 भी देता है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो 1935 है, याद रखिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए। तो आपको बताना है कौन सी पत्रिका कब कब आई है। सबसे पहले हम देखेंगे आज जो है कि हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हरिश्चंद्र मैगजीन किसका है? तो भारतेंदु का है। तो सबको पता है 1873 में निकली थी। आनंद कादम्बरी आएगी इसके बाद, तो देखेंगे 1881 में निकली थी। अब आएगी ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की, तो 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। अब इसके बाद आएगी भारतोदय। तो भारतोदय का प्रकाशन हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। नोट कर लीजिए, देखिए ध्यान से। अब कौन सी पत्रिका कौन निकाल रहे थे यह जानना बहुत जरूरी है, कहाँ से निकलती थी। तो सबको पता है भारतेंदु जी का जन्म बनारस में हुआ, तो यह पत्रिका बनारस से निकलती है। यह कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। आनंद कादम्बरी मिर्जापुर से निकलती थी, यह मासिक पत्रिका है, महीने में एक बार निकलती थी। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और यह मासिक है।
भारतोदय कानपुर से निकलती थी, दैनिक है, तो इसमें एक खाली दैनिक है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलें, चलिए चलते हैं आगे, समझने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। अब आपको बताना है रचनाकार हैं जिनका, अब जब तक आपको इनकी पूरी तरीके से डेट नहीं पता होगी तब तक इन प्रश्नों को नहीं कर पाए। सबसे पहले देखेंगे हम नरेंद्र कोहली, नीचे से ही देख लेते हैं। नरेंद्र कोहली का जन्म जो हुआ था 1940 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश सबको पता है, मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। इलाचंद जोशी आएंगे, तो जोशी जी का जन्म 1902 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1902 में। अब अस्क जी आ जाएंगे, तो अस्क जी का जन्म 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। सबसे पहले आएंगे इलाचंद जोशी, सॉरी यहाँ पे देखेंगे इलाचंद जोशी आएंगे, ठीक। उपेंद्रनाथ अस्क आएंगे, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली 40 में है, लास्ट में। बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, मिला लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे हम जो है कि 24 नंबर का प्रश्न, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखना है। कांड इनके जो है उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। 24 नंबर का प्रश्न है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। तो अब आप जब देखेंगे सन में जो रामचरितमानस की रचना हुई है, अगर आप संवत में देखेंगे तो 1631 संवत में हुई है। सन निकालेंगे तो 57 वर्ष माइनस कर दीजिएगा तो सन निकल जाएगा। तो देखेंगे अब आपसे सन में पूछा जाएगा तो यह 1574 में इसकी रचना हुई नोट कर लीजिए। अब आपको देखना है यहाँ पे कांडों का सही क्रम देखना। सबसे पहले अयोध्या कांड आएगा, कैसे आएगा? बाल कांड आएगा, सॉरी सबसे पहले बाल कांड आएगा। बालक का जन्म जहाँ होगा वहीं बाल कांड होगा, है ना। ऐसे करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले कौन सा कांड आएगा ये बताना है, तो बाल कांड आएगा, इसके बाद अयोध्या कांड आएगा, फिर जंगल जाएंगे जहाँ पे आपने देखा होगा, इस बार किष्किंधा कांड आएगा। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हुआ। याद रखिएगा कि रामचरितमानस की जो रचना हुई है उसमें टोटल समय लगे हैं 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, ठीक है। यह टोटल समय लगा हुआ है, ठीक। एक प्रश्न और बनता है कि सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। सातों कांड किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है, तो नोट कर लो। सुंदर कांड आता है, इसके बाद लंका कांड आएगा, फिर आ जाएगा उत्तर कांड, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिए। कवियों का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले कौन आएगा यह बताना है आपको। तो देखेंगे सबसे पहले विद्यापति आएंगे, फिर रसखान, केशव, द्विजदेव। रसखान का जन्म यही हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो, तो रसखान का जन्म 1500 ध्यान दीजिएगा। विद्यापति को सबसे पहले नोट किए हैं 14वीं सदी के हैं। कब के हैं? 14वीं सदी के हैं, ठीक। इसके बाद आएंगे रसखान। रसखान का जो जन्म हुआ है वह 1533 में हुआ है। केशव का सबको पता है, केशवदास की जो जन्म हुआ है वह 1500 जो है कि 55 में हुआ है, ठीक। इसके बाद देखेंगे द्विजदेव का जन्म जो हुआ है 1820 में हुआ है। नेक्स्ट चलें अगले प्रश्न की तरफ, हाँ ध्यान दीजिएगा। इस हिसाब से आपके प्रश्न का जो आंसर होगा तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या सही होगा? सी। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का यहाँ प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है कि कौन से नाटक कब आए हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आपको हो सकता है परेशान करें, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु जी का है। इसका प्रकाशन जो हुआ 1876 ईस्वी में हुआ। इसके बाद देखिए स्कंदगुप्त का 1928 ईस्वी में हुआ है। यह प्रसाद जी का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का है, यह 1981 में है इसका। अब देखेंगे कबीर, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह किसका है? यह है नरेंद्र मोहन का। इसका जो प्रकाशन हुआ है 1887 में हुआ है। तो सबसे लास्ट में यही आएगा, तो आप याद रखेंगे बी ही ऑप्शन आपका सही होगा, नोट कर लीजिएगा। चलें आगे, चलिए ध्यान दीजिए। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये धार हो सकता है आपके लिए नया है, बाकी आप सभी पढ़े हैं। धरती धरना अपना जो है कि यहाँ यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जगदीश चंद्र माथुर का है। और इसका प्रकाशन जो हुआ है 1972 में हुआ है, ठीक है। चलें आगे। अब देखेंगे आगे तो हम सबसे पहले देखेंगे झूठा सच जो यशपाल का है। ये देखिए झूठा सच किसका है? यशपाल का है। तो 1958 दो भागों में है, एक तो 1958 में है, दूसरा 1960 में है। तो इसी से आप चलिए। फिर धरती धरना अपना, तो धरती धरना अपना
है। देखेंगे इसके बाद धरती धन अपना का जो प्रकाशन हुआ है वह 72 में हुआ है, यहाँ पे आपने लिख लिया है। अब देखेंगे आधा गांव किसका है, तो ये राही मासूम रजा का है, 1966 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। अब बचेगा धार। अब बताओ धार किसका है, संजीव जी का है। किसका है, संजीव जी का है, संजीव। ठीक है, अब इसका प्रकाशन वर्ष लिख लीजिएगा, 1990 है। कब है, धार का प्रकाशन 1990 ईस्वी में हुआ है। अब आप मिला लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे पहले झूठा सच, आधा गांव, धरती धन्ना अपना, और धार संजीव, 1890 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, पंच परमेश्वर, परदा और परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। 28 नंबर के प्रश्न में आंसर दीजिएगा। सबसे आएगा पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ है। अब देखेंगे पर्दा यशपाल का है, आप महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसे जरूर पढ़े होंगे। 43 है ये। तो आगे देख रहे हैं आप, परिंदे है। परिंदे का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है 1960 में हुआ है। यह निर्मल वर्मा की रचना है। आगे देखिए आप, पाल गोमरा का स्कूटर है, यह 1997 में लिखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। 29 नंबर का प्रश्न आपको देखना है। यहाँ पे निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। बाल मुकुंद गुप्त का जो जन्म हुआ है वह 1865 में हुआ है। इसके बाद आएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह, इनका जो जन्म हुआ है 1800 देखेंगे 75 में हुआ है। श्याम सुंदर दास जी का जन्म हुआ है, एक मिनट, आप हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाल मुकुंद गुप्त का जो जन्म हुआ है वह हुआ है, आप देखेंगे तो यह 1865 में। ठीक है, चलिए आप देखेंगे यहाँ पे, तो अध्यापक पूर्ण सिंह का जो जन्म हुआ है वह कब हुआ है, तो 1881 में हुआ है। श्याम सुंदर दास का जो जन्म हुआ है वह हुआ है 1875 में। ठीक है, अब आप देखिए बाबू गुलाब राय जी का जो जन्म हुआ है वह 1888 में हुआ है। कब हुआ है, 1888 में। इस हिसाब से 65, 75, 81, तो बाल मुकुंद गुप्त, इसके बाद श्याम सुंदर दास आना चाहिए लेकिन आया नहीं है। तो यह स्टार मार्क आप कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था। तो जहाँ पे देख रहे हैं यह बैठ नहीं पा रहा है ना, तो स्टार मिला था, लेकिन आप डेट नोट कीजिएगा कौन सा लेखक कब किसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम 30 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आएंगे भरत मुनि, फिर भामा, अभिनव गुप्त और विश्वनाथ। तो ये देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले भामा आते हैं। रस संप्रदाय के बाद कौन सा आता है संप्रदाय, तो आ जाता है अलंकार। इसके बाद अभिनव गुप्त तंत्रालोक, और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं आपका सी ऑप्शन ही सही बैठ रहा है, बाकी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मिलान करने वाले कुछ प्रश्न आ रहे हैं, निबंध है और निबंधकारों की सुमिलित करना है। पगडंडियों का जो जमाना है वह हरिशंकर परसाई जी का है। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे आपका प्रश्न सही हो गया है। अब देखिए, अंगद का पाँव है श्रीलाल शुक्ल का। गंध मादक है कुबेरनाथ राय का। जीप पर सवार इल्लियाँ, यह किसका है भाई, तो यह है श्रीलाल, एक मिनट आप ध्यान दीजिए। तीसरा शरद जोशी जी का है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को मिलान करना है, यहाँ पे भी आपको मिलाना ही है। चलिए ध्यान दीजिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कौन सा है, तो या संवेदना है। ठीक, इनकी यह पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है वर्तमान में पाठकों के बीच में। यदि आपके पास भी नहीं है तो प्लीज़ लेके आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ए का दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं पे ये भी प्रश्न सही हो गया। क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो गया है। अब आप मिला दीजिए पूरे को। ठीक, एक आपको मिले हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान। ठीक, अब ये चीज़ यहाँ पे फंस गया है। ठीक है, एक ही है तो बढ़िया है एक तरीके से, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, एक है नामोर सिंह का, किसका है, नामोर सिंह का है कविता के नए प्रतिमान। ये नामोर जी का किसका है,
नाम और का नोट कर लीजिए। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ प्रश्न दे दिया। अगर डी में आप 5वां लगाते तो यहाँ ऑप्शन में वैसे नहीं था, बट प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देवराज का कौन सा है? तो देवराज जी का आपको बताना है। ये बताइए देवराज जी का कौन सा है? तो छायावाद का पतन, ए नंबर बी में पहला, तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसा ही प्रश्न है तो मिलान करने वाला अच्छा होता है, सभी से बन जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 11 वर्ष का समय किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ग्राम किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। धुलाई वाली किसका है? तो बंग महिला जी का है। ठीक, इसके बाद देखेंगे रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसका है? इंशाअल्लाह खान का। डी में 5वां, यहाँ पे देखें 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। चौथा, ये देख रहे हैं चौथा, तो 2 जगह है। ठीक, पहले में आप देखिएगा, पहले का 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है, मतलब पहले में चौथा, ये बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन 33 में। ठीक, अब आप देखिए अगला प्रश्न आज का 34 नंबर का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? तो 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे दिव्या, दिव्या किसका है? तो यशपाल का, जो यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है, लगा हुआ है। समय निकाल के दिव्या को जरूर पढ़िएगा, है ना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसे पढ़ लेना जरूरी है। दिव्या का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है वह हुआ है, आप याद रखेंगे 1945 में हुआ है दिव्या का। आप देखिए विराटा की पद्मिनी, विराटा की पद्मिनी बिंदावन लाल वर्मा का है, जो कि 2 नंबर पे आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2 नंबर में एक ही आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, चारुचंद्र लेख किसका है? तो चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? द्विवेदी जी का। डी में तीसरा, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। चले आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हमको मिलाना है। सबसे पहले आप याद रखें गीत फरोश किसका है? तो यह भवानी प्रसाद मिश्र का है। डी में तीसरा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके देखें कट गए। अब आसान हो गया प्रश्न ना। हिमकृतनी किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। इसका मतलब ए में दूसरा, तो ये देखो यहाँ पे आपका प्रश्न सही हो गया। ठीक है, काल तुझसे होड़ है मेरी, सी का आप देख रहे हैं कौन सा है? तो चौथा है, काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक, अब आप देखेंगे डी में तीसरा सही हो गया, भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश किसका है? और अमोला, अमोला किसका है भाई? अमोला देखेंगे आप त्रिलोचन जी का है। ठीक है, ये प्रश्न आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे आप, तो ध्यान दीजिए। हादसे किसका है? हादसे रमणीय गुप्ता का है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का है। एक कहानी यह भी है मन्नू भंडारी जी की। इसके बाद देखेंगे रसीदी टिकट अमृता प्रीतम का है। किसका है? रसीदी टिकट, बताइए सभी लोग, रसीदी टिकट किसका है? तो अमृता प्रीतम का है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह है 37 नंबर का प्रश्न। जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। यहाँ पे मतलब बी में 5वां, तो दिख रहा है 2 ऑप्शन आपके कट गए। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का है। किसका है? रणेंद्र का। ये सिंपल सा भी यहाँ पूछा जाता है, या किसका उपन्यास है, तो इसे अभी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ए में जो है कि कौन सा आया है? तो ए में ग्लोबल गांव का देवता, ए का दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा सही है। अब बी में देखेंगे जो है कि जूठन किसका है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा सा प्रश्न की तरफ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, जो 2 भागों में है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सी सही हो रहा है, सी सही हो रहा है। क्या हो रहा है? सी जूठन। यदि आप बी से लगाएंगे तो बी में यहाँ पे 5वां सही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 5वां सही है, तो बी जो है कि सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक, छप्पर, अब इसको भी मिला लीजिए। छप्पर किसका है? तो यह जयप्रकाश करदब का है। ठीक है, अब आपका बच रहा है मुक्ति पर्व। तो मुक्ति पर्व भाई किसका है? तो मुक्ति पर्व भी मोहन दास नैमिषारण्य का है। तो सी का पहला यहाँ पे देख रहे हैं आ गया। ठीक, आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हुआ। यहाँ पे आप देखिए, यह पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग। ठीक, तो मिलान करना है, उन उक्तियाँ हैं और रचनाकार को मिलाइए आप। बसो मेरे नंदन, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यह पंक्ति किसकी है? 38 नंबर की पंक्ति में। चलिए बताइएगा सभी लोग। गोरख जगाए जोग यह तुलसीदास का है। सबसे पहले तुलसी को मिला लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 सही हो रहा है। कितना हो रहा है? 5। तो 5 किस में है? ये देखो, यहीं पे आपका प्रश्न सही हो गया है ना। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न को स्विप करके आगे बढ़ जाना है। जो प्रश्न आते हैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं। बसो मेरे नंदन में नंदलाल, ये हैं मीराबाई जी के, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ध्यान दीजिए। गोरख जगाए जाओ 5। इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ देखिए, बड़ बूढ़े
तिरे जे बूढ़े सब संग बिहारी जी का है। इसके बाद देखेंगे अति सुधो स्नेह कुमारा गृह में लग रहा है घनानंद का है, सी में पहला। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर का। यहाँ पे देखेंगे, यह भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। तद दोषो शब्दार्थो सगुण वन लंकृति पुनः कॉपी, तो मम्मट का है। किसका है भाई? मम्मट जी का है। 3 नंबर यहाँ पे देखिए, 3 नंबर इसमें किस, यहाँ पे देखो ये प्रश्न आपका सही होगा। ठीक है, प्रज्ञा नवोन्मेष में शालिनी प्रतिभा मता, यह किसका कथन है? बी में आप बताएंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, तो किसका है भाई? भट्ट तौत जी का है। किसका है? भट्ट तौत जी का है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला वाला हो गया, बी का पहला। नेक्स्ट, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, तो आप जाने भामह जी कहे होंगे। ठीक है, चौथा नंबर है। तो अब देखिए, कीरति भनति भूति भल सोई सुर सरी सम सब कहत हित होई, तो डी का कौन सा होगा? तो डी में हो जाए तुलसीदास का है। ठीक, अवधी भाषा का पुट आ रहा है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का। 40 नंबर का प्रश्न आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह रचना है कार्ल मार्क्स की। 3 नंबर, तो 3 नंबर इसमें कहाँ है? 2 जगह दिया है, तो पहला कट जाएगा और 5वां कट जाएगा। ठीक, अब आपको बताना है। अब देखेंगे, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ पोएट्री एंड द, ठीक, यह किसका है? यह किसका है? तो इलियट जी का है। क्रिटिसिज्म किसका है? तो इलियट का ही ना है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर। इसके बाद देखेंगे इल्यूजन एंड रियलिटी, इल्यूजन एंड रियलिटी किसका है? तो क्रिस्टोफर कांडवेल जी का है। किसका है? यहाँ पे देख रहे हैं 1 नंबर। नेक्स्ट, द पोइट्री इमेज किसका है? तो यहाँ CD लेविंस जी का है, मतलब 5वां नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक, 3 4 1 5, ये आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। अब आपको बताना है स्थापना और तर्क के प्रश्न। ठीक, चलिए बताइए 41 नंबर में ये बताइए आपकी, चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। ठीक है, चिंतन की अपेक्षा कर्म अधिक समीप होता है। तर्क है क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता दोनों होती है। तो दोनों तरीके से बात क्या है? सही है। क्या है? सही है, याद रखिएगा, दोनों बातें सही है। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक, आगे चलें। चलिए 42 नंबर के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य को की अर्जित संपत्ति है। ठीक है, ये बात आपको बतानी है 42 नंबर में, तो ध्यान दीजिएगा। भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती। तो यहाँ पे एकमात्र लगा के इस प्रश्न को क्या कर दिया गया है? गड़बड़ी, जो कि मैंने पहले पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, भाषा ही केवल मनुष्य को की अर्जित संपत्ति, ये बात सही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं डी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 43 नंबर का प्रश्न है, सीखने का प्रयत्न किसे किए बिना सीखने की लालसा विफल होती। एक साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छी छोटी सी लाइन आती है कि घोड़े को आप खींचकर नदी किनारे ले जा सकते हैं, बट पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप बच्चे को तभी पढ़ा सकते हैं जब बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होगा। ठीक, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। सीखने का प्रयत्न किए बिना सीखने की लालसा विफल होती है। यदि आप प्रयत्न नहीं है, आपके टारगेट फिक्स नहीं है, तो भी आप क्या हो जाएंगे? आप असफल हो जाएंगे। ठीक, विफल हो जाएंगे। तो इस प्रश्न को समझिए आप सभी। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे देखिए, तर्क करा क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं। गलत बात है भाई, पढ़ाने से पहले आप क्वेश्चन को नहीं देखोगे, अब ये तो भाई गलत बात है ना। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। 43 नंबर के प्रश्न को थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि सीखने के लिए सीखने की आवश्यकता जो है कि होती है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि दोनों बातें तो सही नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, पहला कथन सही है, सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल है। ए सही है और आर गलत है। यहाँ पे ध्यान देंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक,
एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको, यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ध्यान दीजिए। चलिए 44 नंबर का प्रश्न देखिए, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपयोग से जी नहीं भरता। बिल्कुल सही है। देखिए तर्क क्या कर रहा है, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। 44 नंबर के प्रश्न का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। अभी आप देखिए साइकोलॉजिकल दृष्टि से आप देखेंगे मार्केट में भी सामान बेचने वाला इस चीज़ को पकड़ने का प्रयास करता है। यदि आपको चीज़ें पसंद आ गई हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा भी आप दुकानदार को दे के चले जाएंगे। ठीक, समझिए, मेरा मतलब बस इतना है, आपको समझाने के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। ठीक, यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो, ये चीज़ गलत है। ठीक है, लोभ तो प्राप्ति होगी, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपयोग से जी नहीं भरता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार, क्यों नहीं चाहेगा भाई, वो तो चाहेगा ना। बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे 44 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर का प्रश्न आपके समझ रहा, ध्यान दीजिए। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है, उठाकर लोक सामान्य भूमि पर ले जाती है। ऐसा ही बीपीएससी में एक पूछा गया था, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से पूरा दे दिया गया था, निबंध की लाइन, और उसमें से प्रश्न था, इजी था। और जो आप ध्यान से उनका चिंतामणि भाग्य का यदि आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो वहीं पे कविता की बात करते हैं। कविता क्या है, जिन्हें जहाँ पे शुक्ल जी बहुत तर्क के माध्यम से समझाए हैं। देखिए, क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती, यही तो यहीं पे गलत कर दें। व्यापक तो बनाती है ना, तभी तो क्या करता है व्यक्ति, कविता लिखता है ना। ध्यान दीजिए, तो सी ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन, सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, एक छोटा सा आप देखेंगे तो पैराग्राफ है, और पैराग्राफ से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। चलिए, हाँ, पैराग्राफ को हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, फटाफट आप आंसर बता दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर प्रश्न को कीजिएगा। ठीक, चलिए। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी, आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। अचल आ का मतलब नहीं, जो चल नहीं सकता। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। वे सत्वगुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंख की पलकों के हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाग कर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद रहती हैं। ठीक, अब आप बताइए 46 नंबर के प्रश्न में। प्रश्न पढ़े, सच्चे वीर पुरुष कौन होते हैं? सुंदर, शांत, चंचल, बुद्धिमान और कायर, तमो और रजोगुण से परिपूर्ण, धीर, गंभीर और आज़ाद। तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ते ही, छोटा सा पैराग्राफ है तो आप समझ गए होंगे। सच्चे पुरुष कैसे, धीर, गंभीर और आज़ाद। डी ऑप्शन आपका सही हुआ। चलें आगे। चलिए, ये रहा 47 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? वीरता के संदर्भ में, आलस के संदर्भ में, गाढ़ी नींद के संदर्भ में, कायरता के संदर्भ में? तो आप पैसेज पढ़ लिए होंगे, तो कहाँ पे किए हैं? वीरता के संदर्भ में ही ना किए हैं। ठीक, चलिए आगे। जब देखिए, जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? लोग डरकर भाग जाते हैं, अपनी वीरता को खो देते हैं, सदियों तक उसकी आवाज़ गूंजती सुनाई देती है। ठीक है, 48 नंबर में सी ऑप्शन आपका सही होगा। छोटा सा पैसेज है, कौन सा बहुत बाहर महान और बहुत बड़ा है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? पहाड़ की तरह ऊंची, पानी की तरह तरल, समुद्र की तरह विशाल, आकाश की तरह स्थिर, हवा की तरह अमूर्त और आग की तरह ज्वलनशील, बर्फ की तरह शीतल और चीनी की तरह मिट्टी। तो यहाँ पे देखिए, आप देखे हैं तो बी ऑप्शन आपका 49 में सही होगा। ठीक है, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर, जो कि आपने ऊपर पैसेज में पढ़ा है। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न है, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? सच्ची मानवता, सच्ची दयालुता, सच्ची धीरता, सच्ची वीरता। 50 नंबर में आप ध्यान रखेंगे सच्ची वीरता होगी। ये रहे टोटल 50 प्रश्न।
कितने प्रश्न? 50 प्रश्न, जो दिसंबर 2011 में द्वितीय प्रश्न के पत्र के रूप में पूछा गया था। ठीक, पहला में देखिए 50 प्रश्न आता है, द्वितीय में हिंदी वाला पोर्शन आता है। जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं, प्रश्न आपको कैसी लगी? वीडियो को आपने पूरा देखा। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल में प्रैक्टिस से बहुत सारे प्रश्न हैं। 125 प्रश्नों की वाली प्रश्नोत्तरी है, जिसमें देखेंगे आप 2,500 से 3,000 प्रश्न हैं। और आप देखेंगे यूजीसी नेट में लगे जो है कि त्यागपत्र उपन्यास है, जो आप पढ़िए समय निकाल के। मृणाल के इर्द गिर्द पूरा जैनेन्द्र जी का पूरा पड़ा हुआ है। सिंदूर की होली नाटक है, नाटक देखेंगे प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि प्रश्नोत्तरी में कहीं कोई प्रश्न आपको लग रहा है डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्नों का लेवल कैसा रहा? अब हमने तो लेवल बनाया नहीं है, ये तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं। और आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एमपी वर्ग 1, 2, राजस्थान, आरपीएससी किसकी तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ आप हमें बताइएगा। तो फिर हम उसी हिसाब से आपके प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे और आप अपना सिलेबस भेजने का प्रयास कीजिएगा। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी कम्युनिटी सेक्शन में दे रखा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।